हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग अपने इस चैनल पे बिहार पुलिस के सेट लेकर के आए हैं। और बिहार पुलिस के सेट में आप लोग को मैं पहले बता दूं कि जो बिहार पुलिस का जो ये सेट आया है, इसमें आप लोग का ये पहला सेट है। ठीक है, याद रखना कि ये बिहार पुलिस का कौन सा सेट है, तो ये बिहार पुलिस का पहला सेट है। और इस प्रकार प्रत्येक दिन आप लोग को सुबह में या शाम में आप लोग को एक वो सेट प्रत्येक दिन बिहार पुलिस का करवा दिया जाएगा विथ डिस्कशन। ठीक है, आप लोग को पूरा उसका डिस्कशन के साथ में करवाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, पूरा 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत बच्चा का सवाल रहेगा, पहले सवाल के जवाब दे दें हम। कुछ बच्चे को सवाल रहेगा कि सर ये जो सेट करवा रहे हैं वो कौन सा पब्लिकेशन है, तो ये प्लेटफार्म का हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्लेटफार्म का करवा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का करवा रहे हैं हम। तो प्लेटफॉर्म का जो क्या होता है ना कि प्लेटफॉर्म के जब आप लोग पढ़े होंगे, प्लेटफॉर्म वाला जो आप लोग पढ़े होंगे, तो प्लेटफॉर्म वाला क्या होता है ना कि उसमें थोड़ा सा हार्ड तरीके से रखता है, यानी कहीं ना कहीं अच्छा एक पब्लिकेशन रहता है प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल को। ठीक है, ध्यान से देखना है। देखिएगा सवाल आपके सामने दिख रहा है। पहला सवाल आंसर दीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि संविधान के क्या है। पहला सवाल देखिएगा, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली के तुलना में अधिक तरहीज दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके संचालन के कुछ अनुभव था, कहीं न कहीं सही है, यानी इसको जारी करने का लाभ भी होता है। दूसरा, संभवतः उन्हें ऐसे नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिन्हें हटाया ना जा सके, यानी इसका आंसर हम कह सकें तो ये उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी कहने का मतलब होता है कि जो सभी में सही हो। ठीक है, चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। अगला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है कि बताइए कि पाटलिपुत्रा, ये सवाल देख लीजिएगा आप लोग। क्या है सवाल? कह रहा है पाटलिपुत्रा किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो पहले इसको आप लोग आंसर दीजिए, तब तक के लिए हम बात करते हैं। ठीक ना, जैसे इसमें चंद्रगुप्त अशोक के बारे में बात करें हम, या फिर यहाँ पे आंसर हटाते हैं अशोक को। पहले कुछ बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका आंसर बोला कि अशोक जो है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने बनाया था। ठीक है, सवाल सुनो, उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी। पहला सवाल आता है कि सर उदयन जो है वो किस वंश के था। ठीक है, उदयन जो है वो किस वंश के था, आप लोग को बताना है कि उदयन किस वंश के था। तो उदयन जो है वो हर्यक वंश के था। कौन सा वंश के था? हर्यक वंश के था। आप लोग को याद रखना है, उदयन जो है वो हर्यक वंश के था। ठीक ना, उदयन के बारे में याद रखना कि ये हर्यक वंश के था। अगर हम इसका ट्रिक बता पाएँ कि कौन सा वंश किस के बाद आया है, तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। इसका ट्रिक है हसीन मशूक शाह। ठीक ना, हाथ से हो गया आपका हर्यक वंश, और शीश से हो गया शिशुनाग वंश, और न से हो गया नंद वंश। ठीक है, और म से हो गया मौर्य वंश, और सु से हो गया शुंग वंश। सु से क्या हो गया? शुंग वंश। और क से हो गया क से कुषाण वंश होता ना, कुषाण वंश। ठीक है, और एगो सात से हो गया सातवाहन वंश। ठीक है ना, आप लोग को इसको याद रखना है। क्या बताएं हम कि इसका ट्रिक यानी कौन सा वंश किसके बाद आया था। ठीक ना, तो इसका ट्रिक मिल गया आपको हसीन मशूक शाह। ठीक है, इसका ट्रिक क्या? हसीन मशूक शाह। हाथ से हो गया हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद आपको जाकर के नंद वंश आया था, उसके बाद मौर्य वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद कुषाण वंश आया था, तब लास्ट में शाह से सातवाहन वंश आया था। ठीक है, सभी वंश के आपको संस्थापक याद रखना है। एक बार संस्थापक आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। याद रखना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार के बेटा का नाम क्या था? बिंबिसार का बेटा का नाम क्या था? तो इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। अभी क्या हुआ था कि ये अपने पापा को ही मार दिया था। आपको बता दें हम कि जो अजातशत्रु है वो अपने पापा को ही मार दिए थे, और इसका बेटा जो हुआ था, अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या था? कोई बता सकते हैं? अजातशत्रु के
बेटा का नाम था उदाइन। नाम क्या था इसका? उदाइन। यही उदाइन है जो पटना को अपना राजधानी बनाया था। और ये उदाइन मार दिया ये अपने पापा को। ध्यान रखना कि अजात शत्रु मारा बिंबिसार को और अजात शत्रु को मार दिया उसका बेटा उदाइन। इसीलिए इस वंश को ध्यान रखना, इस सॉरी, हार्यक वंश को पूछेगा आपसे कि किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश, ठीक है। पितृहंता वंश आप लोग को याद रखना है। पूछेगा कि किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो हर्यक वंश, ठीक है। चलिए, अच्छा, मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था बताइएगा। मौर्य वंश का स्थापना किया था जाकर के आपको चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में कई प्रकार के मौर्य आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो ये था उदाइन। उदाइन बता दें किस वंश का था, आपको जाकर के हर्यक वंश के था। ये आपको हर्यक वंश के तीसरे शासक था। पहले बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा आपको उदाइन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेकर के चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप लोग को सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग पढ़े होंगे कि वहाँ पर ही बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक ना। किस धर्म के लिए? तो बौद्ध धर्म के लिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बौद्ध धर्म सही हो जाएगा। चलिए, बौद्ध धर्म तो इसका आंसर सही हो गया। अब इसके लिए कुछ बात करते हैं। आपको कहेंगे बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था बताइएगा जरा आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना कौन किया था? तो आप कहिएगा सर इसका स्थापना किया था गुप्त वंश के शासक था कुमार गुप्त, इसका नाम था कुमार गुप्त प्रथम था, ठीक ना। गुप्त वंश के शासक था कुमार गुप्त, इसका नाम था, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसको तहस नहस कौन करवा दिया था, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको तोड़वा कौन दिया था? आप लोग बताइएगा कि जो इसका मतलब इसको पूरी तरीके से तहस नहस कौन किया था? आप लोग को याद है? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला लेकर के चलते हैं आप लोग को 4 नंबर सवाल। मतलब मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन चलाना, ये तो उसी का काम है भाई, राज्य प्रशासन चलाना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी उसी काम है। राज्य की सुरक्षा, नहीं भाई, राज्य का सुरक्षा उसका नहीं है, ठीक है। 4 के जो आंसर है वो क्या कह रहा है? बोला कि देखिए राज्य की सुरक्षा कौन करता है, तो आपको बता दें कि आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 355 के तहत ये कहा गया है कि राज्य का सुरक्षा जो है वो संघ सरकार करेगा। आप लोग को ये बात याद रखना है कि राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? संघ सरकार करेगा, अनुच्छेद नंबर 355 के तहत, याद रखना है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 368 में क्या है बताइए? कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, मैं ब्लू कर लूँ, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 368 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन है, ठीक ना। ये आप लोग को याद रखना है। पूछा गया सवाल कि 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन है, ठीक ना। चलिए, अच्छा अगला सवाल अगर बात करें तो 352 में क्या है? आर्टिकल नंबर 352 में क्या है वो बता दीजिए। 356 में क्या है वो बता दीजिए। आप लोग बताइए 356 में क्या है। और अगर हम बात करें तो 360 में क्या है, ये सब बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो 352 में बात करें हम तो राष्ट्रपति आपातकाल है, ठीक है। 352 में बात करें हम तो 352 में जो है इसका वो जा कर के आपका 352 में क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल है, राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है। यहाँ पे आपातकाल लिखा हुआ है। 356 में क्या है बात करें हम? 356 में क्या है? तो 356 में आपको राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, याद रखना, राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलें हम, आगे लेकर के चलें। आगे बात करें हम तो 360 है। 360 में क्या है आप लोग बताइए। तो ये वित्तीय आपातकाल है, आपको याद रखना है। बहुत वीवीआई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है कि बताइए कि 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल। 360 में क्या पढ़ना है? 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसको रहने दो। हेलो ए लड़की, रुक जाओ, देखिएगा
उसका आंसर तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। अगला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वित्तीय घाटा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है वित्तीय घाटा से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो वित्तीय घाटा से क्या समझते हैं, देखिए बात कर रहा है, बोला कि वित्तीय घाटा जो होता है ना, वो होता है कि देखिए क्या होता है, बोला कि वित्तीय घाटा की अगर हम बात करें तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होगा। माने कि आय जो है वो आय कम रहेगा और खर्च ज़्यादा रहेगा। आय कम रहेगा और खर्च ज़्यादा रहेगा तो ओरा कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो कहाँ चला गया, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम रहना है क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल कहलाता है, ठीक है। चलिए एगो आपातकाल आप लोग को ध्यान रखना है गौर से, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपातकाल एगो आप बता देते हैं, और वो आपातकाल का नाम है आप लोग को जा करके राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है आप लोग बताइए जरा, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि कुल आय और कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, कुल आय और कुल व्यय के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिएगा आप लोग, इसको हटाते हैं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। ये अगला सवाल इंग्लिश से है तो इंग्लिश का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा पानी वानी पी लेते आप लोग, आंसर दीजिए। कर एक्टिव टू पैसिव वॉइस, 2-4 को सवाल डालता है इंग्लिश वाला, टेंशन नहीं लेना है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस क्या कह रहा है आप लोग को, कह रहा है कि बताइए मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, यानी ये बात कर रहा है कि मिस्टर कुमार जो है वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसका पैसिव वॉइस बात करें हम तो क्या होगा, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। पहले तो हम बात करें तो ये तो आपको ले जा करके प्रेजेंट आपको जा करके कंटिन्यूअस में लग सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, क्योंकि जब इसको पैसिव में लेके जाते हैं तो भी3 आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। भी3 लगाना जरूरी है। तो टीच का भी3 होता है टाउट, ठीक है। तो पहले तो अगर हम बात करते इसमें टीच छोड़ दिया, ये तो बी वाला होगा नहीं। इसमें हैव बीन लगा के टाउट करा है तो ये तो होगा नहीं। अभी हैव टाउट इंग्लिश, हैव तो यहाँ पर एकदम नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का आंसर जो है वो हम लोग का आंसर जो मिल जाएगा जा करके आपको, वो आंसर मिलेगा ए वाला, ठीक है। ए वाला आंसर सही है, याद रखना तुम लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा फटाक से। करा है कि द इंसिडेंट देखो ध्यान से, ये बात कर रहा है कि द इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। बोला इसमें सबसे क्या पूछा, सफिक्स को लगाना है। सफिक्स क्या लगेगा, तो केयरलेस, इसको नेस लगाया जाता है, ठीक ना, केयरलेसनेस, ठीक ना। तो ये बी वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला सवाल क्या है आप लोग देखिए सामने, मतलब वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। क्या रहा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कहाँ है हम लोग का गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बी में देखिए। कह रहा कि हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। देखिए ये सब हल्का हल्का ट्रांसलेशन पूछता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला 9 वाला देखना है आप लोग को। 9 वाला सवाल क्या है, 9 वाला बात करें हम तो 9 वाला आप लोग को देख लेना, 9 वाला क्या कर रहे हैं, ठीक ना। 9 वाला आप लोग सवाल देखिए क्या करा। 9 वाला कह रहा है कि 9 में कि रिएटिंग इन कन्वेंशन, इसका क्या चीज करना है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड सेंस, ठीक ना। तो ये हायरलेस होता हाइसले होता है, इसका आपको, इसका हमको ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम इसको ऑप्शन, इसका मतलब आंसर मरवा देते, ठीक ना। चलिए आगे लेके चलते हैं। इसका आंसर देखिएगा, राम गेव मी ... 1 रुपीज नोट। तो क्या ए आएगा कि एन आएगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बातें को बताते हैं। अगर कभी वोवेल रह गया तो वोवेल के पहले एन लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कॉन्सोनेंट रह गया तो इसका पहले हमेशा ए लगता है। तो साउंड देखना है, क्या देखना है, साउंड देखना है, ठीक ना। साउंड को ध्यान देखना है, साउंड को ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखो ध्यान से लिख रहा है 1, और 1 के पहले डॉट 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 किया, तो 1 कैसे लिखा था, हम लोग बोलते हैं इसे। तो 1 में जो पहला अक्षर वो क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा था। कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग को ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत खूब, आप लोग को 10 को करवा दिए हैं। आगे लेकर के चलते हैं, पूरा 100 के 100 क्वेश्चन लाए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा इसका अगला सवाल देखिए। 11 वाला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया है। देश के किसी भागों में जाकर के बसने का अधिकार, बिल्कुल है, दिया गया है, ये तो कह नहीं सकते। लिंग समानता का अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार,
क्या आप लोग बताइए। या शोषण का विरोध का अधिकार, ये तो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक ना। आपको इस बात को ध्यान से याद रखना है कि सूचना का जो अधिकार है वो 2005 के कानून है। क्या आपका कानून है? 2005 का अधिनियम के तहत, 2005 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ध्यान से रखना याद नाम इसका, सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि ये भी आपको जाकर के मूल अधिकार के जैसा है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, ठीक ना, याद रखना। इसीलिए सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता से हुआ है? तो देखिए ध्यान से, एगो इसको इंग्लिश में कहते हैं IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखना, और एगो है आपको जाकर के वर्ल्ड बैंक, WB, ठीक है। दोनों को आपको जाकर के जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसका जो है वो स्थापना जो है वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। प्लस में आपको जाकर के इस दोनों का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, वो जाकर के आपका वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन इसका आंसर आपका हो जाएगा B वाला, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लेकर के आपको चलते हैं। अगला सवाल करा कि भारत में झूम की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? तो नागालैंड में, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड के बारे में एक बात आप लोग को याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य अगर बात करें तो आपको जाकर के नागालैंड था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का बात किया था? तो ये 2016 में किया था, मुझे लगता है 2016 में, ठीक है, हाँ सही है, 2016 में ही किया था, ठीक ना। महिलाओं के जो नौकरी में जो अधिकार है, जो फीमेल जो है आपका फीमेल का जो अधिकार है वो 35% दिया गया, आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। सवाल 15 नंबर सवाल दिख रहा है कि बिहार 15 नंबर दिख रहे हैं आप लोग, बिहार का कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है, मतलब बिहार का साहित्य सम्मान जो है वो किसको दिया गया? तो इसका दिया गया फर्नीश्वर नाथ रेणु को, ठीक है। किसको दिया गया? फर्नीश्वर नाथ रेणु को। चलिए 16 देखिएगा, मतलब प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को, ठीक ना, ध्यान रखना, 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान से याद रखना आप लोग को, इस बात को बिल्कुल नहीं भुलाना है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा जाकर के आपका प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31, देखिए ध्यान से, इसका जन्म जो है वो 31 जुलाई है, 31 जुलाई 1880 ईस्वी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1880 ईस्वी को किस गांव में हुआ था? तो लम्ही गांव में हुआ, वाराणसी में, वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। याद रखना आप लोग, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम बोल रहे हैं? सवाल क्या बोले? सवाल आपको बाबू, सवाल है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसका जो आपको जाकर गांव है वो वाराणसी लम्ही में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या कर रहा है, मतलब अति सुधो, देख रहे हैं, अति सुधो स्नेह को मारा गया, यह पंक्ति कौन लिखा है? तो ये घनानंद लिखा है। अगर आप क्लास 10th के क्लास में पढ़े होंगे बिहार बोर्ड के, तो आप हिंदी माध्यम से, तो अति सुधो स्नेह को मारा गया आपको जाकर के धनानंद के मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेकर के चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो ये भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, 10th क्लास में ये भी मिल जाएगा। और 10th क्लास में आप लोग इसको बारे में पढ़े होंगे, और 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जो 20 के दांत है उसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, घनानंद की तो अभी बात की है कि ये जाकर के अति सुधो स्नेह को मारा वाला है, आपको आंसर हो जाएगा। और महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा की वो बहुत फेमस कहानी है जिसका नाम है गौरा, ठीक है। चलिए तो वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते, तो आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है।
चलिए आगे लेके चलिए। आगे बात करें विडंबना का समानार्थक शब्द कौन सा है। मतलब विडंबना का समानार्थक कहने के मतलब होता है कि कौन सा ऐसा मतलब कि शब्द इसमें लिखा गया है जो विडंबना से मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं उपहास जो है वो विडंबना से मिलता जुलता है। विडंबना का भी मतलब वही होता है जो उपहास के मतलब होता है। ठीक है, चलिए बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, सही आंसर है आप लोग का। देखिएगा आप लोग का अगला बात, क्या आप लोग को लाइव ला करके सेट मरवाएं? आप लोग बताइएगा इस बात पर कि सर आप लोग को लाइव में क्या सेट मरवाएं। लाइव में आप लोग आंसर देते चलिएगा। ठीक है, लाइव में आप लोग बता दीजिएगा। लाइव में अगर हाँ, लाइव में अगर आप लोग को हाँ अगर सेट मारने का मन करता है, आप लोग को लाइव में अगर सेट मारने का मन करता है बिहार पुलिस के, या अभी SSC GD का आप लोग को फॉर्म आने वाला है SSC GD वाला, तो दोनों वाला अगर हमको कहिएगा सेट मरवाने के लिए केवल लाइव में आकर के टेस्ट मतलब प्रैक्टिस पेपर इसी प्रकार सोल्व कराने के लिए, तो आप लोग को मैं करवा दिया करूँगा। ठीक है, चलिए बहुत खूब, अगला लेकर के चलते हैं आप लोग को। अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है आप लोग के सामने, बोला है कि सरला से फल खाया जाता है, इसका क्या होगा। सरला से फल खाया जाता है, मतलब इसमें कुछ गलत, कार्तृत्ववाचक के मतलब होता है कि इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है और इसका सही क्या होगा वो आप लोग को बताना। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा सही क्या होगा। बोला सरला से फल खाया जाता है, भाई सरला से फल क्या खाया जाता है, सरला फल खाती है। हाँ हटाओ, ये सब सवाल में सवाल है, सरला फल खाती है। अगला सवाल 21 वाला, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 21 वाला क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, क्या केवल वेग संरक्षित रहता है या वेग और संवेग गतिज दोनों संरक्षित रहता है। तो आप लोग को बता दूं मैं कि इसका आंसर बी वाला सही है। कैसे, बोला एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तथा गतिज दोनों संरक्षित रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल बोला कि जब हम, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जब हम, दिख रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा ये जो है इसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, क्या स्थितिज गतिज ऊर्जा है कि क्या स्थितिज ऊर्जा है, या क्या जाकर के संचित ऊर्जा है, या क्या जाकर के विखंडन ऊर्जा है, क्या होगा आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत खूब, आंसर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल बोला कि, देखिए ध्यान से इसको सीखिएगा क्या कह रहा है। बोला कि एक व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। देखिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक ना, आप लोग अंतिम में जरूर हमको बताइएगा कि कितना आंसर आपको आ रहा है। ठीक ना, कितना आप सही कर पा रहे हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। अगर जो बच्चे चैनल पे नए रहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि उसको इसी प्रकार का डेली हम जब क्यूज करवाएं, मतलब कि सेट मरवाएं, तो आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे नए रहते हैं वो चैनल को हमारे जा करके, ज़्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक ना, देखिए इसका आंसर क्या होगा, हम आशा करते हैं आप लोग आंसर दे दिए होंगे। मतलब एक व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखना कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इसका आंसर आपका सही। एक सेकेंड तेरी के, ओ माय गॉड, हाँ ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, ये आपका 23 को हो गया। अभी इधर है 24वां, देखिएगा ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है 24वां में। 24वां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर सवाल कह रहा है। 24 नंबर के सवाल क्या कह रहा है इसे देखना। 24 नंबर के सवाल क्या कह रहा है, बोला कि ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है। ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है, अनुप्रस्थ होगा या अनुदैर्ध्य होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ठोस में जो अनुप्रस्थ है वो सतह पर चलती है और अनुदैर्ध्य जो है वो ठोस के अंदर चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठोस में दोनों चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला सवाल क्या है, मतलब कि निम्नलिखित से, देखिए निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद उसी पथ से विचलित होती है तो वो कहाँ से लौटेगी। तो ये जाकर के प्रकाश केंद्र से लौटती है।
कहाँ से लौटती है? प्रकाश केंद्र से लौटती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 26 वाला क्या कह रहा है? बोला कि एक लेंस में आवर्धन के मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 1 से कम होगा तो क्या होगा, आप लोग को मैं इसका झंझट खत्म कर देता हूँ कि जब 1 से कम होता है तो अवतल होता है। ध्यान से देखना, जब 1 से कम रहेगा तो अवतल होगा। क्या होगा? अवतल होगा। और जब 1 से अधिक रहेगा तो जा करके आपका उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो इसमें लिखा है 1 से कम तो क्या होगा? अवतल होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 27 नंबर सवाल आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पर, यहाँ पे डिस्प्ले पे करा। 27 नंबर सवाल क्या करा? बोला कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है 27 वाला आप लोग का, वो जा करके अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ बनता है बबुआ? अवतल दर्पण में। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में बनता है, ठीक ना छोटू। चलिए बहुत खूब। अगला देखिएगा, कहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए 28 में क्या हो जाएगा सॉरी 28 वाला कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो टेस्ला होगा, ठीक ना। क्या होगा? टेस्ला होगा, ध्यान रखना, टेस्ला। लेकिन जो वेबर है वो किसका हो जाएगा? तो वेबर जो आपको जा करके क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत खूब, आगे लेके चले, हो गया याद? अजी हो गया याद? आगे लेके चलें, दिख रहेगा। आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स का हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का क्या बता दिए? वेबर बता दिए। चुंबकीय फ्लक्स का क्या बता दिए? वेबर, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। और अगला जो सवाल है आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप लोग क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक सेकेंड रुको। अगला सवाल क्या कह रहा है? बोला कि बॉर्न क्या है? बॉर्न क्या है? तो बॉर्न जो आपको जा करके वो क्षेत्रफल के इकाई है, ठीक है। याद रखना कि बॉर्न क्या है? तो बॉर्न क्षेत्रफल का एक इकाई के मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है इकाई के मतलब क्या होता है? तो इकाई के मतलब होता है मापने का एक छोटा सा पद्धति, ठीक ना। मापने का एक छोटा सा मात्रक या एक छोटा सा पद्धति, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको जा करके, इसका आंसर हो जाएगा करके बॉर्न, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने नीचे दिख रहा है। बोला एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है? 30 के बताइएगा। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है वो क्या है, ठीक ना। तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है बबुआ, वो जा कर के कहीं ना कहीं आपका आंसर सी वाला होगा, फैराडे मीटर, ठीक ना। ये जो एप्सिलॉन नोट है इसका मान कितना होता है? तो 8.85 गुने 10 के पावर -12 होता है। याद रखना कि 8.85 गुने 10 के पावर -12 किसका हो गया? तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है, ठीक ना। ऐसा का रहतो ने बबुआ, ऐसा का, तो एकरा कहा जाता है एप्सिलॉन नोट, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? 31वां सवाल क्या कह रहा है? ये तो मैथ है, आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। ध्यान से देखिएगा, लंबाई चौड़ाई से, तो पहले बोलो मान लो कि चौड़ाई जो है वो आपको जा करके x है, ठीक है। चौड़ाई कितना है? ध्यान से देखिएगा, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मान लो जा करके आप उसको अरे यार पेन, थोड़ा सा पेन में जी दिक्कत हो जाता है, एक सेकेंड रुक जाओ। चौड़ाई क्या बता दिए? चौड़ाई मान लो जा करके x, तब बोला गया जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है, तो लंबाई हो जाएगा x + 24, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। और इसका परिमाप दिया हुआ है, तो आपको बताया गया है, पता होगा कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो कहेंगे 2 × यहाँ x + 24, और परिमाप दिया हुआ है, कितना परिमाप दिया हुआ है? 112। तो 2 से गुना करके यहाँ इसको काट देंगे 56 बार में, एगो x दूगो x, तो 2x बराबर इन्हें 56 इन्हें 24 प्लस में जाएगा तो माइनस में, और 56 में से 24 घटेगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 5 में से 2 जाएगा तो
3 और 2 से काट देंगे तो 16 बार में x के मान हो जाएगा 16। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, ठीक है, x के मान आ गया 16, पूछा क्या, तो लंबाई क्या है, तो चौड़ाई माने थे x, चौड़ाई जो है, चौड़ाई माने थे आप लोग को बता दिए, चौड़ाई माने थे हम x, तो लंबाई जो है वो लंबाई आपको x + 24 माने थे, तो 16 + 24 जोड़ दो कितना आएगा, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसको देखिएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। इसको में क्या करना है, इसमें आपको एक जो है ना, ध्यान से देखिए, इसमें एक जो है वो कॉट को मतलब चेंज कर लेना है, कॉस बटा साइन में कर लेना है, और कॉसेक का हो जाएगा आपको माइनस में 1 बटा साइन हो जाएगा, और इस सब का भी हमको जोड़ कर लेना है, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा अगला सवाल देखना ध्यान से। अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला कि 20 हरा गेंद, हरा गेंद कितना है, हरा 20 का एगो हरा है, ठीक ना। 15 लाल गेंद, लाल कितना है, लाल कितना भैया, लाल कितना है जी, लाल है 15 गो, याद रखना 20 गो का एगो है, 20 गो हरा गेंद और 15 है लाल गेंद, एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद चुनने की संभावना कितनी है। देखिए ये प्रयिकता वाला सवाल आ गया आपको, प्रोबेबिलिटी वाला, तो आपको पढ़ाया गया है प्रोबेबिलिटी में कि जो संभावना है उसको ऊपर लिखो। तो बोला एक हरा गेंद, तो हरा गेंद मेरे पास है कितना, टोटल ध्यान दो कि हरा गेंद जो है वो मेरे पास है कितना, ठीक है, हरा गेंद मेरे पास है कितना, तो मेरे पास हरा गेंद टोटल कितना है 20 गो। अब गेंदों का कुल संख्या कितना था 20 और 10 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। तो ये कहीं ना कहीं आपको जा करके 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 यानी 4/7, 4/7 आपको सी में जा करके है, ठीक है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बोला कि व्यंजक एक्स क्यू जो है प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो जिसको धरने से, देखो x प्लस कितना है, x + 4 है, ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो x बराबर जाएगा तो -4, अगर x बराबर -4 राम रखना, 0 आ गया तो वो है, अगर -1 रखना 0 आ गया तो है, लेकिन कहा है कौन नहीं है, तो आप लोग को चेक कर लीजिए कौन नहीं है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर x बराबर -4 रखिएगा तो इसका 0 नहीं आएगा, तो यही वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। अगला आपको ध्यान देना है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 35 वाला देखिए क्या कह रहा है, यदि नंबर 3 6 7 1 से सभी के ऊपर को जोड़ो, क्या करेगा, सभी के ऊपर को जोड़ो, ठीक ना, सभी ऊपर जोड़ो। अब बोला इसका जो माध्यक है वो कितना है, माध्य जो है वो 15 है, तो सब के ऊपर अगर इस सब को जोड़िएगा तो सब को जोड़ने पर आपको आएगा 134, और प्लस में x भी जुड़ जाएगा। अब बट्टा में टोटल का गो है, टोटल कितना 10 गो है, x को मिला के, अब बराबर में कितना 15 है ना जी, माध्य, हाँ 15 है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दहाइयाँ के कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा जी, ऐसे नहीं होगा, यही वाला मैथ वाला। हाँ कितना बताए थे, 134 प्लस x बराबर 150 बताएं, तो x के मान निकालेगा तो 150 माइनस 134, अगर x बराबर बात करें तो 10 में से 4 गया तो 6, अब 5 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी 16 आपको जा कर के आंसर मिल जाएगा। तो 16 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, पता चल गया 16 कहाँ है, 16 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है देखना ध्यान से। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको मोड ऑफ जा करके इसका निकालना है 36 वाला, तो 36 का आपको निकाल लीजिएगा, आपको जा करके डी आ जाएगा, ठीक ना। 36 के निकालिएगा बढ़िया से तो आपको आ जाएगा डी वाला, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। ये भी आपको सोल्व करना है खुद से, तो मैथ जो है ना वो सोल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह मेरे पास कम पड़ जाता है, क्योंकि ये डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है इसलिए, ठीक ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करिए, इससे थोड़ी बहुत हमको मोटिवेट मिलेगा, तो आप लोग के लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, ठीक है। आप 37 वाला सोल्व कीजिएगा तो आपको जा करके आपको बी वाला जो आंसर है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ये 38 वाला जो है वो छोटा में बन जाएगा, इसको मैं बना दूंगा, जो छोटा में बन जाएगा उसको मैं बता दूंगा भाई। करा है कि 4 5 और -2 और -1
का मध्य बिंदु क्या होगा? तो आगे वाला का जोड़ के 2 से भागा और पीछे वाला का जोड़ के 2 से भागा, ठीक ना। तो आगे वाला जोड़ होता है 4 और 2 को जोड़ने जा रहे हैं लेकिन माइनस में है, तो 4 में से 2 घट जाएगा उल्टी, तो 2 आएगा और 2 से भागा बोलने, ठीक ना। और पीछे वाला करेंगे तो 5 और माइनस 1 है, तो ये उल्टी घट जाएगा तो बचेगा 4 और 4 में 2 से भागा तो ये तो कट गया, 1 आ जाएगा। आई 2 दूना 4 चल जाएगा, तो 1 और 2 आपको जा करके आंसर 1 2 कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे लेके चलते हैं, कितना नंबर सवाल हो जाएगा आगे कितना होगा? 39 नंबर होगा, ठीक है। ये शंकु से सवाल है, तो शंकु का सवाल आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखो जगह कम पड़ जाता है बाबू, और कोई बात नहीं है, तो शंकु वाला सवाल आप लोग इसको ज़रूर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। चलिए बहुत खूब, आप लोग शंकु वाला सवाल ज़रूर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, 39 के आपको आंसर मैं बता दूंगा। 39 का जो आंसर है वो 154 रूट है, 5 आप इसका लगा के निकालिए। मैं बता देता हूँ कुछ शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार माने पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, ठीक है। और यहाँ पे पाई के मान अगर काटेगा तो पाई का मान धरिए तो 22/7 आएगा, अब 22 जमाना से 7 होगा और 7 से 49, यानी आर के वर्गमूल निकाल के 49 के वर्गमूल 7 आएगा, आर के मान 7 आ जाएगा। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है तो पाई 4 पाई आर स्क्वायर लगा लीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं आपको। मतलब लोहे के 3 घनों के भुजाएं 6, 8 तथा 10 है, तो इनको पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, तो घन के भुजा क्या होगा? तो 6 का क्यूब करो तो 6 × 36 और 36, यानी 6 का क्यूब कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, अब प्लस में आपको 8 का क्यूब करना है, अब प्लस में जा कर के 10 का क्यूब करना है, और तीनों को क्यूब कर करके जो आएगा उसका आपको जा कर के घनमूल निकाल लेना है, ठीक है। जब क्यूब करल हो जाएगा तीनों का तो उसका घनमूल निकाल लीजिएगा, आपको आंसर जो है वो आ जाएगा 12 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। मतलब कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी मतलब प्रमुख है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी प्रमुख है। कपास की खेती में 2 चीज़ आपको बहुत फेमस है, वो कपास काली मिट्टी में आपको 2 चीज़ फेमस है, वो कपास और एगो आपको जा करके क्या मिलता है? काली मिट्टी में एक चीज़ और फेमस होता है, और क्या होता है उसमें मतलब ज़्यादा होता है, आप लोग इसको बताइएगा आंसर ज़रूर, ठीक है ना। चलिए आगे आप लोग को ध्यान से देखना है, आगे देखिए क्या है अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, क्या कह रहा है? बोला बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर जाकर के आपको कर्नाटक में, ठीक ना। तमिलनाडु में क्या मिलेगा आपको जा करके? नरोरा परमाणु संयंत्र जा करके आपको उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जाकर कूडनकुलम जो है, कूडनकुलम जो है वो जा करके तमिलनाडु में, ठीक ना। राजस्थान में तो आप सबको पता है कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जा करके इंदिरा गांधी जो नहर जो है, इंदिरा गांधी जो नहर जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में, ठीक ना, पूछा गया सवाल। और कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में जाकर के आपको बांदीपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और केरल तो आप सबको पता है, यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। प्लस समुद्र की गहराई को नापते हैं तो किसके द्वारा? तो समुद्र की गहराई द्वारा हम लोग सोनार द्वारा माप सकते हैं। रडार द्वारा क्या नाप सकते हैं? तो वायुयान को हम लोग रडार द्वारा माप सकते हैं, वायुयान को, ठीक ना। चलिए डॉपलर आपको मिल जाएगा, लेजर क्या है ये सब मिल जाएगा आपको जा करके, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है? 44 वाला, मतलब कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युतीय परियोजना कहाँ है? तो भारत का निजी क्षेत्र में जब सबसे ज़्यादा जो आपको जाकर के परियोजना जो है वो सबसे बड़ा दाभोल महाराष्ट्र में, ठीक है, दाभोल महाराष्ट्र में, इसको सबको आपको याद रखना पड़ेगा। राजमुंद्री कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश से। और नवेली कहाँ है? तो तमिलनाडु, ठीक ना, अभी तुरंत बताया था आप लोग को, तो नवेली तमिलनाडु में। और कोरबा जो है मध्य प्रदेश में, लेकिन कभी कभी इसको आपको छत्तीसगढ़ लिखेगा। आंसर क्या लिखता है? कभी कभी छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था, ये बाद में अलग हुआ जाकर के सन 2000 ईस्वी में, इसीलिए, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को, आगे ध्यान देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? 45 वाला, बोला कि पशु और पौधों के जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मतलब वायुमंडल में के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है हमको किससे रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। यदि हम लोग ज़्यादा मतलब कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और अगर वहां से मतलब कि ओजोन परत क्षति हो गया तो ओजोन परत को क्षति हो जाने के बाद आप लोग को ध्यान रखना है कि जब ओजोन परत का क्षति होता है
तो CFC जो गैस है, CFC जो गैस है वो पूरी तरीके से ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है और वहां से पराबैंगनी किरण निकलता है, जिससे स्किन कैंसर यानी त्वचा में पूरा उजला होना चालू कर जाता है। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं आप सबको। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट है जी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट का बना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बोला हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड टेलर किया था। 49 के देखिए, मानव रक्त का रक्तचाप कितना है? तो मानव रक्त का रक्तचाप ऑप्शन नंबर ए 120/80 मिल जाएगा आपको जाकर के। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 50 नंबर सवाल। ठीक है, मतलब उपस्थित हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व उपस्थित होता है, तो जाकर के इसका आंसर आपको कैल्शियम सही होगा। ठीक ना, क्या होगा? तो कैल्शियम सही होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को आज 50 सवाल करवा देते हैं, 50 कल करवा देंगे। ठीक ना, 50 आपको कल करवा देंगे, यहीं से करवा देंगे। 50 आज करवा दिए हैं, 51 वाला देख लीजिएगा, एजेस से आपको 51 वाला कल करवा दिया जाएगा। ठीक है, शाम में, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, मिलते हैं।